मेन जो हमारा आज का टॉपिक है, जो कि कॉमनली नोन हमें सबको पता भी है, दैट इज लीकी गट। हमने जब गट माइक्रोबायोम की बात की थी तो बड़ी डिटेल में हमने बात की थी कि गुड बैक्टीरिया जो हैं वो क्या होते हैं और उनका रोल क्या होता है और वो हमारी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स और बीमारियां प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब लीकी गट इज द वे इन विच दे एक्चुअली कॉज द डिजीजेस। उसको अगर आप सरफेस पर फैलाओ तो रफली व्हाट दे से इज दैट इट्स द साइज ऑफ अ टेनिस कोर्ट। Can you imagine? How? Yeah. कैसे मतलब? इतना ज्यादा या एक सारे माइक्रोविलाई को भी अगर स्ट्रेच कर यानी आपकी जो खुशी का हार्मोन है वो आपके सारा गट में, यानी कि जो आप खा रहे हो वो आपकी जो ओवरऑल खुशी का हर चीज को उसको कंट्रोल पे। हाँ, वाह। वेगस नर्व का स्ट्रेस से डायरेक्ट ताल्लुक है। सो वेगस नर्व की अगर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी कम है तो यू आर मोर प्रोन टू स्ट्रेस। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द गुड लाइफ शो। जैसा कि आप अभी देख ही रहे हैं कि हमारे पिछले शो का जो टॉपिक था इट वाज अबाउट गट हेल्थ और गट हेल्थ और गट माइक्रोबायोम क्या होता है, ये आपको डॉक्टर सामिया ने पिछले शो में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था। और अगर आपने देखा होगा तो आपको ये भी समझ आ गई होगी कि हमारी गट हेल्थ हमारी ओवरऑल हेल्थ पे किस कदर असर डालती है। और मुझे जहाँ तक अंदाजा हुआ है कि आपकी गट हेल्थ आपकी बहुत सारी और प्रॉब्लम्स का मेन कॉज होता है। आज हम बात कर रहे हैं जिस प्रॉब्लम के बारे में, वैसे तो बहुत सारे गट इश्यूज होते हैं जिसमें कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया है, गर्ड है, नोजिया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, proctitis, celiac disease, diarrhea again, hemorrhoids, bloating, heartburn, bleeding, diverticulitis, gallstones, gastroenteritis, short bowel syndrome, swallowing disorders, ulcer, gastritis, malabsorption। यानी कि ये वो फंक्शनल डिजीजेस है जो कि अगर आप ऐसे देखें तो आपका जो जीआई ट्रैक है आपको नॉर्मल लगता है लेकिन उसमें कुछ ठीक नहीं होता। देन देयर आर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स जिसमें आपकी ग्रोथ हो जाती है कहीं ना कहीं, कोई जैसे पॉलिप्स बनना शुरू हो जाते हैं विच कैन लीड टू मैनी अदर सीरियस डिजीजेस। इस पे भी आज हम बात करेंगे, लेकिन मेन जो हमारा आज का टॉपिक है जो कि कॉमनली नोन हमें सबको पता भी है, दैट इज लीकी गट, जो कि डॉक्टर सामिया ने पिछली दफा भी बताया था कि आपकी जो वहाँ पे इंटेस्टाइन वॉल्स होती हैं उसमें कुछ ऐसी ओपनिंग्स बन जाती हैं कि जो आपका बैक्टीरिया अनवांटेड होता है और जो आपकी सेहत के लिए बुरा होता है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा करता है। तो डिटेल में बात करते हैं लीकी गट के बारे में डॉक्टर सामिया से। क्या मेरा तजिया ठीक था? मैं तो आपको डॉक्टर इफ़त उमर कहने वाली थी। मैं आपकी कंपाउंडर हूँ। नहीं जी नहीं, आज तो आप पूरी डॉक्टर लग रही है। चले, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट। मेरी बहुत ख्वाहिश थी बनने की और मेरी बिल्कुल नहीं थी। बस वो कहते हैं ना जिसको जो मिल जाए उसको उसकी कदर नहीं होती। सबसे पहले व्हाट इज लीकी गट? अच्छा, हमने जब गट माइक्रोबायोम की बात की थी तो बड़ी डिटेल में हमने बात की थी कि गुड बैक्टीरिया जो हैं वो क्या होते हैं और उनका रोल क्या होता है और वो हमारी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स और बीमारियां प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब लीकी गट इज द वे इन विच दे एक्चुअली कॉज द डिजीजेस। सो जब गट माइक्रोबायोम सही काम नहीं कर रहा होता या आपने अपनी ग़िज़ा में ग्लाइफोसेट्स जो कि पेस्टिसाइड्स में बहुत ज़्यादा होते हैं या बीपीएस जिनकी प्लास्टिक्स की बात की थी या ग्रेन्स जिसमें ग्लूटेन है जो गट सेंसिटिविटी एलर्जी का बायस बनती है, जब आप इस किस्म के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा लो तो जो हमारी गट की लाइनिंग है विच इज़ वन सेल थिंग, वी मेंशन दिस लास्ट टाइम ऑल्सो, that it starts from your mouth, the esophagus से लेके आपके rectum तक, it's about 30 feet roughly. Oh my God! Yeah. So उसमें सारी throughout जो है वो single cell line है. Can you imagine? Okay. और उन single cells के ऊपर फिर microvilli होते हैं which are like little finger-like structures. So if you think that this is the wall, then they have these villi on top. इससे उसका जो एब्जॉर्प्शन का जो सरफेस एरिया है वो और बढ़ जाता है। वो जैसे ओजड़ी पे होता है। गट ये जो है विलाई आपको नेकेड आई से नजर नहीं आएगी। वो तो रिंकलिंग सी होती है।
इसको अगर किसी से कंपेयर करना है तो आप जैसे समझो नाक के अंदर बाल होते हैं, ओके, सो उनका भी काम यही है ना कि वो बुरी बैक्टीरिया चीज को को और बुरी रोकते चीज को हैं। ट्रैप हाँ, करते हैं। हाँ, हाँ, लेकिन इधर जो हमारे गट के जो माइक्रोविलाए हैं, इनका पर्पस सिर्फ चीज़ों को रोकना नहीं है, इनका एक मेन पर्पस है एब्जॉर्प्शन का सरफेस बढ़ाना, और ये आपकी स्मॉल इंटेस्टिन्स में होते हैं। यहाँ तक कि अगर आप, और ये भी फिर वन सेल थिकनिंग, ठीक है, सो ये एक यूं लाइनिंग आ रही है, फिर ये यूं करके माइक्रोविला में जाएगी, फिर एक सेल यहाँ आ जाएगा एंड देन इट गोज अप एंड डाउन अगेन एंड अप एंड डाउन अगेन। यहाँ तक कि अगर आप इसको पूरी को अनरेवल करके जस्ट योर स्मॉल इंटेस्टिन, स्मॉल बाउल, उसको अगर आप सरफेस पर फैलाओ तो रफली व्हाट दिस से इज दैट इट्स द साइज ऑफ अ टेनिस कोर्ट। कैन यू इमेजिन? हाउ, या कैसे, मतलब इतना ज्यादा, या इस सारे माइक्रोविलाई को भी अगर स्ट्रेच करो, ओ सीधा करो तो वो, मतलब वाओ, या दिस इज हाउ बिग द सरफेस इज। ठीक है। अच्छा, अब हमने लास्ट टाइम भी ये बात की थी कि इस वन सेल लाइनिंग को म्यूकस का एक लेयर प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम द लूमन, जहाँ पे हमारा खाना सारा जा रहा है, जो सुराख है, ठीक है, उस सुराख और हमारी बॉडी के बीच में वो एक सेल की लाइनिंग है, और उस एक सेल की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस है, म्यूकस, ठीक है। ठीक है। अब इस एक सेल की लाइनिंग के पीछे हमारा पूरा इम्यून सिस्टम बैठा हुआ है। So 70 to 80% of our immune system lies in our gut. Gut, very good. और 90% of the serotonin, which is the feel happy hormone, the neurotransmitter in our bodies, is produced by the gut. Gut, यानी आपकी जो खुशी का हार्मोन है वो आपके सारा gut में है, यानी कि जो आप खा रहे हो वो आपकी जो ओवरऑल खुशी का एक हर चीज को उसको कंट्रोल पे। हाँ, वाह। और इसको हम सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। गट इज कॉल्ड द सेकंड ब्रेन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो साइंस जब मॉडर्न हो गई और हमने बहुत एनाटमीज और फिजियोलॉजीज और चीज़ें पढ़ ली, तो हम पुरानी चीज़ों को भूल गए, तो गट की इंपॉर्टेंस कहीं बैकग्राउंड में चली गई। लेकिन नाउ इट्स कम बैक विद अ बैंग। एवरीबडी इज रियलाइजिंग, स्पेशली जितनी अब रिसर्च हो रही है, कि गट माइक्रोबायोम और इस गट लाइनिंग का हमारी ओवरऑल सेहत से कितना स्ट्रॉन्ग ताल्लुक है। अब लीकी गट क्या होती है? ये दो तरह की हो सकती है। ओके, एक तो ये जो मैंने आपको माइक्रोविलाई एक्सप्लेन किए, इनकी जो एक एक सेल लाइनिंग है। अब उसमें पहले भी हम कुछ शोज में बात कर चुके हैं कि हमारा सेल मेम्ब्रेन के अंदर चीज़ जाती है, सेल के अंदर जाएगी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके। मेम्ब्रेन इज लाइक द बैरियर, ठीक है। अब उसमें एक तरह की permeability, which is like the passage of things through a particular layer increases, that's called increased permeability. So एक तरह की permeability ऐसे बढ़ती है कि आपके जो सेल्स के रिसेप्टर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, and they start opening the gate of the receptors for bad stuff, अच्छा, which shouldn't be going inside. इसका कोई रीजन होता है? इसके रीजंस बहुत सारे हैं जिसपे हम अभी आते हैं। So there is this one type, and then there is a second type जहाँ पे ये जो सेल्स हैं, say these are the two cells, इनके बीच का जो स्पेस है वो बढ़ जाता है। ओके, ठीक है, ठीक है। सो एक तरह से इंटेस्टिनल परमेबिलिटी ऐसे हो गई कि इस सेल का जो मेम्ब्रेन है उसके रिसेप्टर्स चेंज हो गए, सो मेम्ब्रेन के थ्रू चीज जाके तो बाहर आ रही है। या तो आपके सेल लेवल पे कोई एब्नॉर्मेलिटी हो गई है, हाँ, और एक वो जगह एक्सपैंड, जो आपके जंक्शंस हैं जिनको टाइट जंक्शंस कहते हैं, वो नॉट टाइटर एनीमोर, दे नॉट टाइट एनीमोर। और उसके लिए एक प्रोटीन होती है ज़ोन्युलिन, जो उसको टाइट रखती है, so वो कम होना शुरू हो जाती है, which again is we'll go into the reasons for all of that. तो अब उससे क्या होता है कि जो चीज़ें फिल्टर होके अंदर जानी चाहिए थी, कॉफ़ी का फिल्टर, अगर जो आप लोग जो फिल्टर्ड कॉफ़ी पीते हो या चाय की पत्ती को छानते हो, तो उसको जो छन के चीज़ को जाना चाहिए वो अब छन के नहीं जा रही, और कुछ भी अंदर जा रहा है। अब जब कुछ भी अंदर जा रहा है तो उसमें अनडाइजेस्टेड फूड भी हो सकता है, उसमें बैड बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, उसमें पैरासाइट्स, फंगाई, केमिकल्स, टॉक्सिन्स, कुछ भी जा रहा है। और इफ यू रिमेंबर फ्रॉम आवर लास्ट गट शो कि उसकी लाइनिंग के फौरन पीछे द पेयर्स पैचेस, व्हिच इज आवर लिम्फेटिक सिस्टम, वो बैठा हुआ है। ओके, अब वो पेयर्स पैचेस जो हैं, जब दैट मीन्स कि जो कुछ भी अंदर गया है अनफिल्टर्ड, वो सीधा आपके इम्यून सिस्टम पे चला गया, ब्लड में चला गया। ब्लड में पहले पेयर्स पैचेस में गया, हो गया, दैट इज योर इम्यून सिस्टम, दैट इज योर इम्यून सिस्टम। नाउ व्हाट इज दैट इम्यून सिस्टम? सो इसमें हमारा एक मेन सेल होता है व्हिच इज कॉल्ड द मास्ट सेल। अब एक गलत चीज अंदर आ गई है, ठीक है, सिक्योरिटी अलर्ट,
शोर मच गया, शोर मच हमला गया, शुरू कर हाँ। दिया। मास्क सेल्स को कॉल किया जाता है, मास्क सेल्स कम इनटू दैट एरिया, दे विल रिलीज हिस्टामीन्स एंड अ लॉट ऑफ फेगोसाइटिक मटेरियल्स, एंजाइम्स जो बैड स्टफ को ब्रेक डाउन करेंगी, और फिर इन्हीं का चीज़ों का एक कैस्केड शुरू हो जाता है जो कि पूरी बॉडी में उसका इफेक्ट शुरू हो जाते हैं। एंड if I understand, it causes inflammation. It causes inflammation, absolutely. Inflammation and a lot of autoimmunity. Oh. So the body is now in high alert, so it's randomly firing everywhere. And it somehow can't tell the difference between the good cells and the bad cells. So वो जो कैस्केड शुरू है उससे आपकी अपनी ही बॉडी आपको नुकसान पहुंचाना शुरू, fighting against you. Yes. और वो फिर विशियस साइकिल बन गया ना, इन्फ्लेमेशन बढ़ी हुई है, सो इन्फ्लेमेशन की वजह से वो कैस्केड बढ़ता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, तो ऑटोइम्यूनिटी बढ़ती जा रही है, एंड दिस इज हाउ इट कंटिन्यूज। कुछ स्टडीज में ये देखा गया है कि अगर हम ब्लड ब्रेन बैरियर को देखें तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर की भी जो परमिएबिलिटी है, वो जिस वक्त गट की परमिएबिलिटी इंक्रीज हुई होती है, ब्लड ब्रेन बैरियर की भी इंक्रीज ही मिली है साइंटिस्ट को। सो इनका डायरेक्ट कोरिलेशन है आपस में, और इस डायरेक्ट कोरिलेशन की एक वजह तो वो है सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो वहाँ से रिलीज होते हैं ब्रेन से, और फिर वो सीधे आपके गट में जाते हैं, और बिकॉज ऑफ द इनॉर्मिटी ऑफ द गट दे आर टेलिंग यू व्हाट टू डू। देन द अदर रीजन इज द वेगस नर्व, which is one of the fattest nerves in our body from our brain, and it goes all the way down, और इसको it really connects to every single organ, if I can say so, with a little license. And this nerve activates our parasympathetic nervous system. So there are two types of autonomic nervous systems. अब मैं ऑटोनॉमिक की बात कर रही हूँ जो खुद से काम करती है, ठीक है। ऑटोनॉमिक का मतलब ये है, तो एक है उसमें सिंपैथेटिक, उसको सिंपैथेटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे जैसे फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स है वो उसमें एक्टिव होता है। तो जब बॉडी किसी थ्रेट में जाती है तो आपका जो रिएक्शन होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इनवॉलंटरीली, और उसको फिर काम डाउन करने के लिए, उसको टोन डाउन करने के लिए देयर इज द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, अच्छा, व्हिच इज कॉल्ड द रेस्ट एंड रिस्टोर नर्वस सिस्टम। तो आप हर वक्त काम पे हो, एग्जैक्टली, ठीक है ना। सो वेगस नर्व का सबसे जो मेन काम है that is the parasympathetic nervous system की regulation. Alright. तो अब जो वेगस नर्व पे भी जो स्टडीज की गई हैं उसमें भी ये देखा गया है कि जो डायरेक्ट इफेक्ट है ऑन पीपल हु आर वेरी हाईली स्ट्रेस्ड और जिनके पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्सेज जो हैं वो इफेक्ट हुए हैं, कि उनके भी जो टाइट जंक्शंस हैं वो लूज होना शुरू हो जाते हैं, इंटेस्टिनल परमिएबिलिटी इंक्रीजेस। अच्छा, वेगस नर्व का स्ट्रेस से डायरेक्ट ताल्लुक है। सो वेगस नर्व की अगर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी कम है तो यू आर मोर प्रोन टू स्ट्रेस, and the stress factor also contributes to a leaky gut. There is direct evidence for that. All right. यानी कि आप जो खा रहे हो उसके अलावा आप जो सोच रहे हो, आपका ब्रेन जिस तरफ जा रहा है उसका भी इफेक्ट इस पे है। अच्छा देखो ना, जो हम सिंगल सेल लाइनिंग की बात करें उसके बाद आपका पेयर्स पैचेस आ गए और फिर आपका क्या आ जाता है, मसल्स आ जाते हैं, ठीक है, और स्मूथ मसल्स हैं। अब स्मूथ मसल पूरी गट में है। स्मूथ मसल क्या करता है, स्ट्रेस में कंट्रैक्ट कर जाता है। सो जब आपको स्ट्रेस हुआ होता है तो पेट दर्द शुरू हो जाता है। सो यू गेट द कनेक्शन, मतलब बहुत सारी चीजों पे योर स्टमक रिएक्ट, आपको यहाँ कुछ होता है, नर्वस आप स्टमक परेशान होते हैं, यहाँ से कुछ यहाँ होना शुरू हो जाता है, यू वेरी हैप्पी, बटरफ्लाइज आर मूविंग देयर यू गो, या यू सी द कनेक्शन। एंड जैसे आप कह रहे हो मसल टाइट हो जाते हैं, आई थिंक ये प्रॉब्लम आपको कॉन्स्टिपेशन की तरफ भी लीड करती है। एब्सोल्युटली, आइदर डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, व्हिच इज वेयर वी will eventually go to IBS, because one of the outcomes of a leaky gut is IBS. और ये आप खुद सफर कर चुकी हैं, मैं खुद कर चुकी हूँ, बिल्कुल। और आपने आज ये भी बताना है how you healed your IBS, because इतने क्वेश्चंस इस बारे में हैं कि जब डॉक्टर सामने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हैं तो हमें ज्यादा समझ। अपनी स्टोरीज तो मेरी इतनी दुखी कहानी है कि उसके ऊपर I can write a little mini booklet on why I studied functional medicine. I hope you do. Yeah, because it will help a lot of people. और जितनी आपको नॉलेज है आपको एक बुक जरूर लिखनी चाहिए, and I foresee that. थोड़ा सा हमें ना इस पे आप लोगों के फीडबैक की भी जरूरत है।
I need feedback of more patients from here, from all kinds of economic backgrounds. Exactly. So functional medicine के लिए फंडिंग नहीं होती यूजुअली। इस तरह की जो ऑल्टरनेट पाथवेज की बात की जाती है, अब वेस्ट में तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कट आ गया है। देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेशलिस्ट जिन्होंने मिल के ये इंस्टीट्यूट ऑफ फंक्शनल मेडिसिन भी बनाया है, और ये सारे जो डॉक्टर्स हैं ये खुद इसी तरह मेरे जैसी हॉलनाक जर्नी से गुजरे हुए हैं। कोई कैंसर सर्वाइवर है, किसी का लिवर पेरेंट्स को हुआ है, किसी का लिवर फेल हुआ है, किसी की डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पैरालाइज हो गया, हर कोई अपने अपने स्ट्रगल से और कन्वेंशनल मेडिसिन से जब धक्के खा के निकला तो उन्होंने फिर ये भी पढ़ा। सो इट डजंट मीन कि हम जो कन्वेंशनल मेडिसिन है उसको रद्द कर देते हैं। we work in conjunction with that, and that is why a lot of the functional medicine practitioners are medical doctors. They're different from a pure nutritionist. A nutritionist can be somebody with just a science degree. Okay. But a functional medicine practitioner will MBBS. have to be an MBBS. और यहीं पे मैं ब्रेक लेके आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप स्क्रीन को भी डबल क्लिक करेंगे तो लाइक का बटन दब जाएगा, सब्सक्राइब करेंगे। जितने सब्सक्राइबर्स हमारे बढ़ते जाएंगे सफ़र में, हमारे लिए ऐसे प्रोग्राम्स करना मज़ीद आसान होता जाएगा और हम उस एल्गोरिदम में आ जाएंगे जहाँ पे लोग रिपीटेडली ये इंफॉर्मेशन हासिल कर सकेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं और हमें फीडबैक देते रहें ताकि हम जितनी इंफॉर्मेशन आपको ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा सकें, हमें उसमें हेल्प हो। जी, तो हम बात कर रहे थे कि पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से यू गॉट इनटू इट, और आपके लिए भी इस प्रोग्राम की बहुत अहमियत इसलिए भी है कि फीडबैक से यू नो कि आपने आगे क्या करना है। एब्सोल्युटली फीडबैक के बगैर तो हम आगे चल ही नहीं सकते। यू नो, जितना मैं हिस्ट्री पे इम्पोर्टेंस देती हूँ तो उतना ही फिर मुझे जितना फीडबैक मिलेगा और जितना डिटेल्ड फीडबैक मिलेगा, like with my own self, what I started doing was I started keeping a diary about what particular foods triggered my IBS. अब वो लीकी गट जो है वो जैसे हम जो गट इरिटेंट्स की बात कर रहे हैं, ग्लूटेन जो है इट्स वन ऑफ द मेन इरिटेंट्स। अच्छा, अब तुम इत्तेफाक देखो कि देयर इज़ वन पर्टिकुलर विटामिन जो वेगस नर्व की एक्टिविटी को बढ़ाती है। इट्स बिकम वन ऑफ माई फेवरेट vitamins and I really take it every day. I think I've prescribed it to you also and a lot of my other patients. If one of you is watching, you'll know that I prescribed it to you. And that is vitamin B1. All right. Thiamine. Okay. So vitamin B1, strangely, उसकी जो main source है, that is grain. But अब जब आप gluten insensitive हो तो आप grain नहीं ले सकते. So either you take it in the supplement form, and one of the most natural supplements is nutritional yeast या फिर sunflower seeds. अच्छा. But I take it in the pill form. Okay. मैं pill form prefer करती हूँ because जितनी quantity चाहिए वो I know कि मैं कितना अपने salad के ऊपर nutritional yeast डाल दूँगी. By the way, nutritional yeast is available here. B1 pill form में यहाँ पे नहीं मिलती, मुश्किल से मिलती है। जो thiamine मिल भी रही है वो B complexes में मिल रही है, and that's a synthetic form, which I don't really like. Okay. लेकिन अगर न्यूरोबायोन का जैसे आप शॉट ले रहे हो तो उससे फिर भी ये जो डिफिशिएंसी है ये कॉम्पनसेट तो हो जाती है। बट इफ यू वांट टू टेक इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, इट रियली आल्सो हेल्प्स विद क्रैम्पिंग इन योर लेग्स, so then you should look towards nutritional yeast. So leaky gut से जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें से एक IBS है। फिर लीकी गट से, अच्छा, लीकी गट से दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। लेट्स डिवाइड इट इनटू टू जस्ट टू बी क्लियर। एक तो आपकी गट रिलेटेड इश्यूज हो गई और दूसरी आपकी इश्यूज हैं जो नॉन गट रिलेटेड। सो गट रिलेटेड तो हो गई, IBS हो गया, ऑल्टरनेटिंग कॉन्स्टिपेशन डायरिया, कांस्टेंट डायरिया, ब्लोटिंग, गैस, वही अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज। क्रोन्स डिजीज में क्या होता है? क्रोन्स डिजीज another aggressive autoimmune condition, okay, जिसमें your own body is starting to eat away at the lining of the gut. और उससे होता क्या है? सेम issues, उसके बहुत सीरियस किस्म के इश्यूज हैं। We should do autoimmune disease. Yes, and Crohn's. Okay. Yeah. I think it is becoming prevalent here now. When I was studying medicine, हम Crohn's को ज़्यादा लिखने कराते थे, but now here it is prevalent, like all other autoimmune diseases. All right. मैंने नोट्स बनाए होंगे कहीं पे, क्योंकि आपसे बात करने के लिए मुझे बहुत ज़रूरी होता है कि मुझे भी पता हो कि मैं बोल क्या रही हूँ। This is inflammatory bowel disease, IBD.
हाँ तो वो Crohn है ना? disease, हाँ। yeah, okay. मैंने देखे नोट्स बनाए थे। अच्छा। और इसमें आपको abdominal pain के साथ rectal bleeding और fever भी होता है। That's why I was saying that this is related to ulcerative colitis and Oh. IBS. Symptoms मिलते जुलते होते ठीक हैं, है, ठीक बस नाम फर्क है। Okay, नाम इसलिए फर्क होते हैं क्योंकि किसी ने डिस्कवर की थी Okay, so उसके okay. नाम के ऊपर। okay. जो नॉन गट रिलेटेड उसकी मैनिफेस्टेशंस हैं वो हम लेट्स स्टार्ट विद द स्किन सो पीपल हु हैव रोजेशा व्हिच इज रेडनेस Redness, हाँ. I had rosacea Yes. since you love to know about my own problems. Psoriasis, eczema, eczematous conditions, skin की जो जख्म से बनते हैं स्किन के ऊपर सूखे और वो, हाँ. पपड़ियाँ सी भी पपड़ियाँ, बनती हैं, exactly. और सोर से जैसे जख्म के अलावा मतलब आप उनको हल्का सा स्क्रैच करते हो तो they start bleeding, yeah, okay. oozing सी होती रहती है Oozing. उसमें से। So And it could be very, very severe and it can be fatal very- sometimes. Yes, it Yeah. can become. Again, you know, it's also like an autoimmune reaction. So, But they are gut related. they're gut related. Okay. Psoriasis तो बहुत ज़्यादा मैंने देखा है gut से related and rosacea also. Sebaceous dermatitis, strangely enough, which is excessive dandruff, is again also related to the gut and a leaky gut, and thus related to a disorder in your gut microbiome, which is called dysbiosis. उसके अलावा आपको brain fog, memory के issues, so then you can have joint pains, back issues, you can have fatigue, people who are overweight. Insulin resistance, of course, is directly related to leaky gut and a gut dysbiosis. You can have हाँ जो एक डिसऑर्डर है जिसकी मैं ख़ास बात करना चाहूँगी which is called autism, जो बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है बच्चों में, बहुत ज़्यादा अब तो डायग्नोज हो रहा है। ऑटिज़म के अंदर इसी टॉपिक पे बहुत ज़्यादा स्टडीज़ की गई हैं जहाँ बच्चों की डाइट में से जब शुगर और ग्लूटेन रिमूव की गई है तो उनके जो ऑटिज़म के सिम्टम्स हैं they have improved. All right. So there is a direct correlation between a leaky gut and autism, and similarly with ADD, attention deficit disorder. उसमें भी स्टडीज में यही पता चल रहा है। सो बहुत सारी चीज़ों का पता ही ऐसे चलता है कि जब आप उसको बैक ट्रेस करते हो कि ये इस चीज़ को हमने चेंज किया तो सिम्टम्स इम्प्रूव हुए, तो ये क्यों हुए, फिर आप उसको ट्रेस करते हो एंड देन यू नो यू मेक द लिंक्स एंड दैट इज़ हाउ द होल मिस्ट्री कीप्स गेटिंग सॉल्व्ड. This is how the whole problem is related to a leaky gut. All right. So it could be genetic as well? It genetic to predisposition. Okay. So, you know, we keep saying that genetically to you predisposed, but your genetics does not have to be translated into a phenotype. Okay. So it is what we put inside our bodies and whatever we are exposed to and how we take care of our bodies that will determine कि जो gene हमने inherit की है वो एक्चुअली किसी फिनोटाइप में ट्रांसलेट होगी, वो कोई बीमारी बनेगी या नहीं बनेगी. बहुत हम अमीर होते हैं तो हम सब अपने जेनेटिक टेस्ट करा लेते हैं तो हम पहले ही देख लेते हैं कि कहाँ पे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एंड हाउ टू डील विद दैट. तो जब तक ये नहीं है तो हम जैसे लोग बैठे हुए हैं जो हिस्ट्री से बताएंगे आपको. एक और चीज जिसके बारे में आई नोटेड दिस डाउन स्पेसिफिकली, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, जो कि हमारी जितना भी जंक फूड मिल रहा है ना उस सब में हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप है. दैट इज सो हार्मफुल फॉर यू. इट इज एक्चुअली वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ अ लीकी गट. वो आपके सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल पे इस तरह से काम करती है कि एटीपी जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस नहीं होती, एंड व्हेन द एनर्जी इज नॉट प्रोड्यूस्ड the cells समझो कि उनके अंदर they don't have the energy to stick together, so the tight junctions get affected. So high fructose corn syrup जिस किसी चीज़ के भी ingredient में हो उसको पढ़ें and avoid those things. ये जो crisps वगैरह मिलते हैं इनमें होती है, जैम्स में होगी, कमर्शियल केचप्स में होंगे, सॉसेस जितनी भी हैं सब में है. तो आपने उनके इंग्रेडिएंट्स पे पढ़ना है. अगर वो फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप है तो इट्स अ नो फॉर यू. इट्स अ नो. तो हर एक में लिखा होता है सामने. हाँ, ये अब रूल बनी हुई है कि यू हैव टू डिक्लेयर. ओके. पुट इट इन देयर. अगर इतना ही खतरनाक है तो फिर इसको बंद क्यों नहीं करते, बैन क्यों नहीं करते? बिकॉज अब इसके पीछे तो बड़ी सियासत की बातें आ जाती हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज बैठी हैं, यू नो.
ये अब हम जैसे आहिस्ता आहिस्ता ही होगा विद मामूली अवेयरनेस। लोग बेचारे क्या कर सकते हैं। ओके अच्छा, लीकी गट का एक बड़ी मेजर स्टडी हुई हुई है जिसपे हम जब प्रोबायोटिक्स के एज अ सप्लीमेंट बात करेंगे तो मैं उस स्टडी का डायरेक्ट हवाला दूंगी, बट आज चूंकि हम लीकी गट की बात कर रहे हैं तो मैं इस हवाले से उसकी ट्रीटमेंट का बता दूं। लीकी गट की जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो ये है कि सबसे पहले तो आप रिमूव कर दो अपने गट इरिटेंट्स को, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रोबायोटिक्स को ऐड करना। अच्छा, आपने सिम्टम्स सारे बता दिए कि ये हो तो इसका मतलब है लीकी गट है। उसके बाद हाउ टू ट्रीट इट, तो आपने कुछ खाने एक एक करके माइनस करके चेक करना है अपने आप को कि कौन सा। You can do an elimination diet. Okay. You can do an elimination diet which works really well for any kind of problem, because Okay. then you take it down to this one particular thing causes an allergy. I don't know if I've ever told this story before, but I have a cousin, he's also from Miyawali. I'm half from Miyawali. तो हम लोगों की गट्स दोनों की बिल्कुल एक जैसी हैं और एक किस्म की हमें फूड एलर्जीज वगैरह होती थी. So he came to me years ago. He lives in LA now, and he said he wanted to lose weight. जो उस जमाने में तो सब इसीलिए आते थे. अब थोड़ी awareness ज़्यादा होगी, उससे come for different purposes. But I want to lose weight, so I put him on an elimination diet, and then I asked him what one particular food you want to bring back into your diet, and he said I'm craving dahi. We brought dahi back, and the first thing that returned in his life were his sinuses got blocked, completely blocked. So we knew that for him, the dairy was a huge irritant. Okay. And it's been, I think, over 15 years he hasn't touched it. Okay. And then of course, फिर gluten हम वापस लाए, उससे भी थोड़ा reaction हुआ. But in his case, dairy was the main trigger. All right. मेरे case में gluten is the main trigger. All right. So मैं अगर gluten free breads लूँ जो बाहर तो बहुत मजेदार मिलते हैं, यहाँ पे थोड़े से dense होते हैं, भारी होते हैं, हाँ, उसका मजा नहीं वो आता, फ्लफ नहीं करता ना, हाँ. तो मैं अगर gluten free diet पे जब रहती हूँ, whenever I travel abroad and I live there for a month and over a month at a stretch, my gut is beautifully healed. उसकी जगह हम gluten free आटे की चपाती खा सकते हैं, हाँ, but you know नाश्ते में अब खैर sourdoughs आ गए हैं, so sourdough is not such a gut irritant. I know Same, but again हमारे जो आम लोग हैं जिनके लिए चीजें अवेलेबल नहीं है, उनको हम यही कहेंगे कि ग्लूटेन फ्री आटे की तरफ चलें. अच्छा सामे, आपने मुझे कॉजेस में बताया कि आपके स्ट्रेस से ये आपको हो सकता है, उसके अलावा आप सर्टन आपको जो खाने से एलर्जी है, वेस्टर्न स्टाइल जो जिसको हम यूएस बेस्ड डाइट कहते हैं, सैड प्रोसेस्ड खाने और इस तरह की चीजें, और क्या क्या चीजें होती हैं? अच्छा, कुछ दवाइयाँ हैं जिनकी एक्सेसिव यूसेज से लीकी गट का इंसिडेंस बढ़ जाता है. एक तो एंटीबायोटिक्स जो डायरेक्टली डेफिनेटली गट माइक्रोबायोम को ही मार देते हैं, बिल्कुल, so उनका तो है. इतना ज्यादा इसको अब डिस्करेज किया जा रहा है, बट समहाउ पाकिस्तान में आपको कुछ इस किस्म का इन्फेक्शन होता है जो ऑन इट्स ओन ठीक नहीं होता. मे बी शायद कि हमने इतने खा लिए हैं कि अब नथिंग हेल्प्स अस. This is a very interesting thing that you brought up. It was said somewhere, I don't remember the source now, कि अगर इस दुनिया में कभी एलियंस आए, और वो जो फिल्मों में तो हमेशा अमेरिका में लैंड करते हैं, अगर वो एलियंस कभी हमारे सब कॉन्टिनेंट में लैंड कर गए तो वो हमारे सब कॉन्टिनेंट का जो बैक्टीरिया वायरस है वो उन्हें मार देगा. Oh God. So ये एक अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में भी बड़ी मशहूर स्टोरी है. He died because of him and his malaria, I guess. हाँ, I think one of them had malaria and one of them had typhoid. Okay. So Hephaestus and his main सिपासालार, वो दोनों जो थे ये हमारे एरिया के बैक्टीरिया से मरे, और वो भी जब इस तरफ नीचे आए हैं where it starts becoming hot in the plains. All right. Not in the mountains. Mountains. हुंजा की साइड पे नहीं, हाँ. वहाँ पे लोगों को कम बीमारियां भी हैं, by the way. Exactly. तो अच्छा, इधर इसलिए I don't discourage the use of antibiotics because sadly एक तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, हमने दरख्त सारे काट दिए हैं, अर्बनाइजेशन इतनी हो गई है कि एक इन्फेक्शन जो हमारे खत्ते में वायरल भी शुरू होती है, उसके साथ सुपर इम्पोज्ड बैक्टीरियल आती ही आती है. जो बैक्टीरियल शुरू होती है उसके साथ सुपर इम्पोज्ड वायरल इन्फेक्शन बन जाती है. सो सैडली यू कांट अवॉइड एंटीबायोटिक्स. मे बी हम पे, हमारी कौम पे, क्योंकि हमें रूल बहुत अरसा किया बाहर की कौमों ने
तो शायद इतने एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं कि जेनेटिकली भी हम समहाउ उसके बगैर ठीक ही नहीं हो रहे, है ना? असर भी तो कंफ्यूज जो इंडिजिनस लोग थे उनके साथ इतने बाहर के खून मिल गए, जो इतने और इतने इन्वेडर्स आए हैं, इतने लोग आए हैं, एग्जैक्टली। तो वो जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है, बल्कि वो ज्यादा इस तरह बीमार नहीं होती, वो अभी तक अपने पुराने उस पे चल रहे हैं। हमने अडेप्ट किया उसका तरीका भी, उसका तरीका भी, उसका ग्रेन भी, उसका मसाला भी। सो वी आर इन अ वेरी कंफ्यूज्ड स्टेट। एनीवे, अच्छा जी, ये हो गया। और एक और मेडिकेशन है जिसकी वजह से लीकी गट का इंसिडेंस बहुत बढ़ता है, व्हिच इज नॉन स्टेरॉइडल एंटी-इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिनको हम पेन किलर्स जैसे ब्रूफेन टाइप्स, नाप्रोक्सेन, ब्रूफेन, सिंप्लेक्स, जिनको हम एक्चुअली इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए यूज करते हैं, बट इन टर्न इट इंक्रीजेस इट। ओके। और यहाँ पे लोग इनको टॉफियों की तरह खाते हैं। हाँ, जरा है, मैंने एक ब्रूफेन ते पढ़ाई ऐते दे। अच्छा, मजे की बात ये है कि इसको खाएंगे टॉफियों की तरह, और फिर इससे जो एसिडिटी प्रोड्यूस हो रही है उसके लिए वो ले लेंगे एंटासिड्स एंड एसिड सप्रेसर्स। अब दोनों तरह से आपकी लीकी गट तो फिर बढ़ जाएगी। बिल्कुल, और आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके। क्योंकि बहुत सारे लीकी गट के पेशेंट्स हैं जिनको गट रिलेटेड अभी सिम्टम्स हुए भी नहीं होते, बट उनके और सिम्टम्स जो हैं ऑटो इम्यून टाइप के वो बन चुके हैं। ओके। तो ये जो सोचे समझे बगैर दवाइयाँ पॉप करते हैं हम लोग, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान, हाथ हौला रखना चाहिए। What about antidepressants, Samia? Do they affect your gut? They do. Now, lately तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि एंटी डिप्रेसेंट्स जो हैं उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस से भी ताल्लुक है। तो इसके ऊपर I would like that we talk to certain psychiatrists about this, because I can talk about it from a functional perspective, but I want to get some psychiatrist opinions also. कि एक मैदे के थ्रू भी एक प्रोक्लेमेशन है जो फंक्शनल मेडिसिन के डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर हम गट को फिक्स कर देते हैं तो यू वोंट इवन नीड SSRIs, एंटी डिप्रेसेंट्स, बट देन देयर आर सर्टेन केसेस जिनमें वो देने ही पड़ते हैं। सो यू नो, जहाँ पे लाइफ एंड डेथ का मैटर, एंड गेटिंग ऑफ देम is not easy. It's not easy. मतलब अगर आप anything addiction, it's again जिसके बगैर आप, it's a dependency. Dependency. Not a really addiction. Like you don't crave it. No, you don't crave it, but you can't do without them. Will not function without it. But I have consultant psychiatrist friends who tried to explain it to me in this way: that say you have hypertension and I'm on a calcium channel blocker. If I go off that calcium channel blocker, I will suffer, die, and get a stroke. So it's, and if you take off your antidepressant, you can't function properly. So there's no quality of life. खुद से तो कभी भी कुछ नहीं बंद करना, ना खुद से शुरू करना है, ना खुद से बंद करना है। Please, please, please take care of this. बहुत लोग हैं जो खुद से डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की हुई एंटी डिप्रेसेंट छोड़ देंगे और खुद से NSAID जो हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो प्रोडक्ट्स हैं, ब्रूफेन टाइप की, पॉप कर ही जाते हैं, फिर खुद ही वो लेंगे एंटासिड्स कि वो हाँ तो बदहज़मी, वो सफेद वाला जो सिरप है वो ले आते मैनू, बस वो एक मशहूर सिरप है, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन प्लीज, इट इज सो डिस्गस्टिंग, बट अब व्हाट कैन आई से। पर पता नहीं था सामने, क्योंकि हर चीज जो इजाद होती गई उसके पहले अच्छे एस्पेक्ट्स हमें दिखाए जाते हैं, और बाद में रिसर्च में पता चलता है कि एवरेज ना एक चीज की रिसर्च में 17 साल लगते हैं। सो 17 इयर्स तो कम से कम देने चाहिए। एंड प्रॉपर स्टडीज कैसे मुमकिन है, बाहर तो वो लोग कर लेते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, लेकिन पाकिस्तान में तो अभी मेरे ख्याल से ये आइडिया आया भी नहीं, बेसिक्स पे भी नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी, हम बूढ़ों लोगों के हिसाब से as we age लीकी गट बढ़ती जाती है। अब उसका डायरेक्ट एजिंग से भी ताल्लुक है कि यू नो द ऑक्सीजनेशन ऑफ द सेल, द ATP, उसका जो हमारा जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म है, माइटोकॉन्ड्रियल लेवल के ऊपर चेंजेस आ गई हैं। और दूसरा ये भी है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, योर एक्सपोजर टू द टॉक्सिन्स एंड द बैड फूड इन योर गट बिकम्स प्रोलॉन्ग्ड, और अगर आपका गट माइक्रोबायोम ठीक नहीं है तो जाहिर है जितनी किसी चीज़ से लंबा एक्सपोजर रहेगा आपकी बॉडी में वो चेंजेस आएंगी। एंड इफ़ यू सफ़र फ्रॉम सम क्रॉनिक डिजीज़, उसकी भी मेडिकेशन रिलेटेड लीकी गट डायरेक्ट आउटकम हो सकता है। अच्छा, ये तो हो गया, कॉजेज हो गए और क्या क्या चीज़ें हम गलत करते हैं। अब मुझे ये बताएं इसको ठीक
किया जा सकता है? इसको ठीक Is it curable? It is absolutely curable. I will not even talk about removing the bad stuff because I think we've talked about that enough in all our shows. But it is very important that first of all we remove all the irritants. However, if it is not possible to remove all the irritants, you must start taking a probiotic. अच्छा, There are studies on that. and मुझे डिफरेंस प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक का भी बताइएगा. Prebiotic is the food for the gut bacteria. ठीक है. ठीक है. And probiotic is gut bacteria itself. ओके, ठीक है. ठीक. So bacteria जो खाना खाता है उसको हम prebiotic कहते हैं, जो कि बैक्टीरिया की हेल्थ के लिए. और उसमें मैंने सुना है कि जो रूट्स वाले वेजिटेबल्स होते हैं, उनको बहुत छीलना भी नहीं है. उनको बस अच्छी तरह धो के जो उसके कोनों खुदरों में मिट्टी है खा जाएं. That's your soil related probiotic. Absolutely. और फार्मर्स मार्केट्स जैसे बाहर लगती हैं, आप भी कोशिश करें कि आप खेतों से डायरेक्ट सोर्स कर लें. और सॉइल पर अच्छी होनी चाहिए, पर अगेन दैट्स अ लॉन्ग. अब पेस्टिसाइड्स का इतना जो है और जो खादें गलत किस्म की यूज हो रही हैं. ऑर्गेनिक फूड जहाँ पे लोग एक्सेस कर सकते हैं. ऑर्गेनिक फूड का मसला है कि सामने मट्टी ऑर्गेनिक नहीं रही ना. पर उसमें सॉइल को तो आप फिर भी काफी हद तक करेक्ट कर सकते हो. हाँ. इट्स अ लॉन्ग पेनस्टेकिंग प्रोसेस एंड देयर आर सर्टेन एथिकल ग्रुप्स. अगर लैंड बचेगा और अगर उसके ऊपर कब्जे नहीं होंगे और हाउसिंग सोसाइटीज नहीं बनेंगी, वी हैव नो आइडिया वेयर वी गोइंग एंड व्हाट वी आर डूइंग टू आवरसेल्व्स. हमारी जनरेशन तो शायद. एंड यू नो वी आर ruining our soil and our land not to produce food for ourselves. We are producing food for the big chains. Yes. जो हमसे ले रही हैं और वहीं पे खत्म हो रही है. हमें मिल ही नहीं रहा कुछ. मतलब अच्छे किस्म का आम भी बाहर जा रहा है, कीनू भी बाहर जा रहा है. हर जो हम फल बहुत अच्छा बनाते हैं, तो एक्सपोर्ट क्वालिटी तो हमें नसीब ही नहीं होता. तो हमें तो उनका ट्रिकल डाउन जो गंद बला बचा हुआ है वो हमें मिलता है यहाँ खाने को. तो हमें इसकी इतनी अवेयरनेस की जरूरत है, शोर मचाने की जरूरत है कि जिंदा रहने के लिए सेहत कितनी इम्पोर्टेंट है और सेहत के लिए ये चीजें कितनी इम्पोर्टेंट है. हमें बोलना पड़ेगा. खैर, हमारे इतने मसाइल, हम बिजली गैस से निकले तो कहीं हम इस पे भी आए. हमारी जिंदगी तो इन्हीं मसाइल के खत्म भी हो गई. सैड स्टोरी. अच्छा जी, खानों में हमें अब क्या क्या चाहिए? अगेन आई थिंक वही सारी चीजें जो हम पहले बात कर चुके हैं. यू रिमूव ऑल द बैड. पहले आप ग्लूटेन अपनी कोशिश करें, उसके बगैर खा के देखें. हम आपको बता चुके हैं ग्लूटेन फ्री आटे कौन कौन से हैं. ये लिस्ट भी आप पढ़ लें, हम साथ ही आपको दे रहे हैं. इनको मैं बनाने का तरीका नरम आपको नेक्स्ट शो में बताऊंगी भी. और दूसरा सामिया ये है कि मैंने अभी जैसे ये वेजिटेबल्स का जिक्र किया. नाउ टेल मी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइबर. हाँ, about 25 to 50 grams of fiber जो है वो हमें चाहिए. और फाइबर रिच फूड्स में आ जाते हैं, नट्स आ जाते हैं, सीड्स आ जाएंगे और आपके कलरफुल वेजिटेबल्स एंड लेंटिल्स एंड लेग्यूम्स. लाइक काला वो जो लोबिया होता है उसकी बहुत अहमियत, और चिकपीस की. अच्छा, लेंटिल्स में आई प्रेफर द स्मॉलर वन. अच्छा, वो हाजमे के लिए बेहतर. Okay. They're easier to digest. So the larger the size of the lentil becomes, the more difficult it is to digest. All right. So अगर आप खिचड़ी का बेसिक फॉर्मूला देखो तो उसमें हमारी जो सबसे सिंपल वाली दाल है वो यूज होती है, धुली हुई या नॉन धुली हुई, छिलके वाली. It's really good for you. So मूंगी की जो रेड लेंटिल्स हैं, जो ग्रीन हैं, ये वाली ज्यादा इजीली डाइजेस्ट होती है. और फलों को आप कोशिश करें छिलके के साथ खाएं. मतलब जितना रफेज आप, जैसे अगर आप पीच खा रहे हैं, आड़ू खा रहे हैं, छिलके समेत उसके जो बुरबुर वाला छिलका है उसको खाएंगे तो एक तो आपको कॉन्स्टिपेशन में ये बहुत हेल्प करता है. पर उसमें अगेन पेस्टिसाइड्स का बहुत. तो बस अच्छी तरह धो लें सिरके में नमक और बेकिंग. जो है वो बेरीज से मिल जाती हैं. सो ट्राई एंड सोर्स बेरीज. हमारे यहाँ इस मुल्क में बेरीज बहुत कम मिलती हैं, लेकिन अगेन इम्पोर्टेड एंड बहुत महंगी. अब हमारे एरिया से बहुत आ रही है, हमारी चित्राल की साइड से, गिलगित की साइड से. कौन सी आ रही है सामिया? एक तो क्रैनबेरीज आती हैं. अच्छा, आई नेवर फाउंड फ्रेश क्रैनबेरीज. नहीं आती. ऑलराइट. ये अगेन जो छोटे छोटे स्टोर्स हैं ना, ये जो अब इन एरिया से लेके आ रहे हैं, जहाँ से मैंने आपको एक दफा शायद बताया था कि फ्रेश रिवर ट्राउट भी मिलती है. जी. तो ये जो कुछ भी सीजनल आ रहा है ये उन एरिया से लाते हैं. अब उसको आप स्टॉक कर लो, यू कैन ड्राई इट आल्सो, और फ्रीज कर लो. हाँ.
और फिर वो हमारे जो शहतूत हैं, शहतूत हमारी एक बेरी हो गई, हाँ देन चेरीज बेरी में आएगा। हाँ चेरी भी आती है, हाँ, चेरी चेरी is a हमारी berry, बहुत हाँ, अच्छी है, इट्स चेरी रियली तो is a गुड या delicious berry। मतलब अगेन जो हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि मौसमी फल खूब खाओ। हाँ वो उस वक्त नुकसान नहीं देता ना, हाँ ये आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़े इम्पोर्टेंट फैक्टर है ओके कि जो मौसम की चीज है वो खानी है हमें। मतलब एवोकाडो बहुत रिकमेंड किया जाता है बिकॉज रिसर्च आपकी वेस्ट हाँ, बेस्ड की होती है। तो एवोकाडो तो एक तो महंगा बहुत है, हाँ। यहाँ मिलता नहीं, तो उसका अल्टरनेटिव मुझे करीब तरीन अमरूद लगता है। अमरूद is also very good source of vitamin C by the way. but it doesn't have the good fats that Avocado does. has. हाँ, Okay. so अमरूद is not really a good comparison. but avocado भी अब लोकल इतना ग्रो हो रहा है। अच्छा what about papaya? इसको कहते हैं आपकी गट के लिए बहुत अच्छा। Papaya is also very good for your gut. ओके तो पपीता एक सस्ता तरीन हाँ। है और आपको इजीली अवेलेबल है। मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं खा नहीं सकती, मुझे उससे एक थोड़ी सी बू आती है। Papita is also one of my least favorites. फेवरेट लेकिन जो लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस है वो रेगुलरली पपीता खाते हैं और वो कहते हैं कि हमें इससे हमारा हाजमा बहुत दुरुस्त रहता है। एवोकाडो पपीते को अगर आप लोग डिफरेंट और फ्लेवर्स के साथ मिक्स कर लो ना, तो these fruits they absorb the flavors of फ्लेवर्स others. हाँ वो फिर उसको बैलेंस मैं कच्चा पपीता खा लेती हूँ इन द फॉर्म ऑफ कच्चा is सैलेड delicious. या I agree. तो ये हो गया अनार अगेन इज अ वेरी गुड so फ्रूट। polyphenols basically जो कि colored fruits and colored vegetables में से जो ये जो हमारी येलो एंड रेड बेल पेपर्स हैं, जितनी पोमेग्रेनेट्स जो डार्क बेरीज हैं पर्पल कलर की, फालसा इज अ लोकल बड़ा मौसमी फल है और हाँ लेकिन वो इतना थोड़े टाइम के लिए आता है। दैट्स वन फ्रूट जो कि आप प्रिजर्व नहीं कर सकते। नहीं सिर्फ जूस के लिए कर सकते हो, हाँ, वरना आप उसको खा नहीं सकते हो। खाने के लिए तो कोई भी बेरी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, पर फिर जूसिंग के लिए तो सारी स्ट्रॉबेरीज इजीली अवेलेबल होना शुरू हो गई हैं पाकिस्तान में, दे आर रियली गुड फॉर यू। तो ये सारे हो गए जिनसे फाइबर हो गया। अच्छा अब वो हम आते हैं प्रोबायोटिक्स की तरफ, फर्मेंटेड फूड की तरफ। फर्मेंटेड फूड्स में भी प्रोबायोटिक्स होती है। फर्मेंटेड फूड्स में इस तरह प्रोबायोटिक आती है कि जो फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है उसमें आपका बैक्टीरिया जो है ना, वो जो हार्मफुल चीज़ है उसको वो इस्तेमाल कर लेते हैं एज फूड फॉर इटसेल्फ एंड इट प्रोड्यूसेस सर्टेन गुड एंजाइम्स एंड विटामिन्स which is good for the human body. So that's why fermented foods are so good for your body. So it's almost like taking a probiotic. All right. और जो हमें मेडिसिन फॉर्म में मिलता है क्योंकि कहते हैं कि हमें बहुत सारे किस्म के स्ट्रेन्स चाहिए होते हैं प्रोबायोटिक के, तो कोई ऐसे प्रोबायोटिक्स है जो इस बात पे अच्छी तरह रिसर्च करके उन्होंने बनाया हो? और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनी हुई हैं। there will be combinations. अच्छा सिंगल वाली पे मत जाना, कुछ होंगी जो सिर्फ लैक्टोबैसिलस को रिप्लेस कर रही हैं या एसिडोफिलस को कर रही हैं, so don't go for that. Try and look for a variety in the types of bacteria and colony count कितनी है। जो बिल्कुल न्यू बिगिनर्स हैं जिन्होंने कभी प्रोबायोटिक्स नहीं लिए, वो नंबर ऑफ बैक्टीरिया थोड़े कम रखें, बट जो वेरिएबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया है उसको ज़्यादा ही रखें। नंबर ऑफ बैक्टीरिया यानी कॉलोनी काउंट जो है वो अपनी बेशक थोड़ी वाली प्रोबायोटिक्स उठा लें। अच्छा इस पे बहुत जोर दिया जाता है कि आप जो भी फर्मेंटेड इस तरह की चीज लो वो शुगर लेस हो। अच्छा थोड़ी सी शुगर जो आप डालते हो ना उससे कोई नुकसान नहीं। ओके वो तो फर्मेंटेशन उसकी स्टार्ट करने के लिए डाल, ठीक है। So you're not consuming enough that the process of fermentation is happening in your own body. All right. That is when gas and bloating happens. Oh, अच्छा ये जो हमारे एशियन फर्मेंटेड खाने हैं वो तो नमक और पानी में बन जाते हैं, लाइक किमची हो गया, सौरक्राट हो गया। इसकी भी हम रेसिपीज आपको बहुत जल्द बताने वाली हैं क्योंकि बाजार में जो अवेलेबल है ये फर्मेंटेड फूड ये थोड़ा महंगा है। खैर उसकी भी मुझे समझ आती है क्योंकि इस पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आप घर में इसको इजीली बना सकते हैं, रेफ्रिजरेट कर सकते हैं और काफ़ी देर तक खा सकते हैं। मैं अभी जब ये लीकी गट की रिसर्च कर रही थी तो एक मुझे एप्पल सॉस की किसी ने लिखा हुआ था कि अगर आप एप्पल सॉस को बना के उसका एक चम्मच भी दिन में ले लें तो इट हेल्प्स यू टू हैव अ गुड प्रोबायोटिक। मैं आपको वो भेजूंगी और आपने मुझे बताना है इफ इट्स गुड, तो हम वो भी बनाना सीखेंगे। अच्छा जी, ये फर्मेंटेड खाने के हम आपको रेसिपीज भी देंगे, अवेलेबल भी हैं, अगर आप उसको लिख के टाइप करें आजकल गूगल पे सब कुछ आपको पाकिस्तान में क्या क्या अवेलेबल है पता चल जाता है। उसके अलावा सामिया चिकन बोन ब्रॉथ
बोन ब्रॉथ, उसमें कोलेजन भी है which is again very good. वो आपका जो म्यूकस जिसकी आप बात करते हैं उसको रिस्टोर करता है. Yes, exactly. And it's full of nutrients like vitamin D3 and उसमें gelatin होता है. Gelatin है, collagen है. तो ये सारा बेसिकली जो हमने एक हेल्थी गट की जो डाइट डिस्कस की थी वो सारी लीकी गट पे अप्लाई करती है. ओके, आप थोड़ा सा बताएं आपने अपना लीकी गट कैसे ठीक किया? मैंने अपना लीकी गट प्रोबायोटिक्स से ठीक किया था. इफ आई हैव टू पिक वन थिंग that I changed permanently in my life, that was taking a probiotic. And how do you take it? I take it in a pill form. नहीं मतलब क्या रेजिमेंट है इसका, कब खाना है? मैं सुबह लेती हूँ before my meal, 30 minutes before my meal. And you take it thrice a day? Once a day. Once. But when I started, जब मेरी गट बहुत खराब थी तो तब मैं इसको twice a day लेती थी, सुबह में और रात में. So रात को last thing before going to bed and सुबह में before my breakfast. All right. This is the single most important factor. I mean, gluten से भी फर्क पड़ा है, डेयरी रिमूव करने से भी पड़ा है, बट मैंने देखा है कि अगर मैं प्रोबायोटिक अपनी कंटिन्यूड रखूं तो मैं कभी गलत कुछ खा भी लूँ, ग्लूटेन भी अब मैं खा लेती हूँ और मैं नॉर्मल दूध भी चाय में डाल लेती हूँ, वरना आई हैव टू स्टिक टू आमंड मिल्क और ओट मिल्क. सीरियल मैं नहीं ले सकती, तो सीरियल वैसे भी cereal are really bad for you. but there are natural cereals also ना, जैसे दलिये जो हमारे दलिये, लेकिन उनको भी फिर मैं आमंड मिल्क में ही लेती हूँ. आमंड मिल्क बहुत सस्ता घर पे भी बन जाता है, वो भी हमने सिखाना है सामने. वो ये चीजें से. अच्छा सामिया, एक जमाने में आप कीफर बहुत लेती थी. हाँ, that's my favorite. कीफर अभी भी मिलता है लेकिन उतना मजे का नहीं मिलता जितना मैं खुद बनाती हूँ. लेकिन कीफर इज अगेन डेयरी बेस्ड, राइट? कीफर कैन बी डेयरी बेस्ड एंड वाटर बेस्ड. ओके, या सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रेन्स. सो वाटर ग्रेन सेपरेट होते हैं और जो डेयरी के ग्रेन्स होते हैं तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे कीफर क्या है? सो कीफर इज अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया. अगेन इट्स अ वेरी वेरी गुड बैक्टीरिया. सो आप जैसे दही को बनाने के लिए जाग लगाते हो ना, उसमें से दही को ही ले लेते हो और आप दूध में डाल देते हो तो वो दही बन जाती है. सो कीफर का जो ग्रेन है, इट्स में समझें कि द कॉलोनी काउंट इज मच मोर वास्ट दैन द योगर्ट, द वन इन योगर्ट. सो आप कीफर के ग्रेन्स लो, आप उसको दूध में डालो, आप उसको रूम टेम्परेचर के ऊपर किसी वार्म सी मॉइस्ट डार्क जगह पे ओवरनाइट के लिए रख दो. जैसे यूजुअली हम ये करते हैं कि माइक्रोवेव के अंदर रख देते हैं, है ना, या ओवन के अंदर रख दिया. सुबह तक वो जो है वो आपको फट जाएगा, खट्टा सा दूध बन जाएगा. इतना बहुत मजा होता है. You made me try it once. मजेदार होता है. Before I became menopausal and my nothing worked on me anymore and I eventually had to treat my insulin resistance. जब तक मैं फंक्शनल मोड में थी अपने और माय साइकिल वाज रनिंग नॉर्मली, मैंने सिर्फ कीफर लेने से अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को रोका हुआ था. आई मीन आई यूज्ड टू हैव कीफर लाइक सुबह दोपहर शाम, और ना भूख लगती थी और नहीं वो अमेजिंग विटामिन्स उससे प्रोड्यूस होती हैं कि वो आपको बीज की सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. तो इसका इनटेक भी यानी कि आपने अपने अंदर जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एक दुनिया आबाद है हमारे अंदर, उनको भी हेल्दी खाना देना है. और उनकी हेल्थ के लिए ये खाने जो हैं फर्मेंटेड खाने बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. हम अपने कुकिंग के शो में इनकी रेसिपीज़ भी आपको बताएंगे और कहाँ से मिलती है ये भी आपको लिंक में नीचे देंगे. प्लीज़ जाने से पहले डू प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन और हमें अपनी फीडबैक दें और हम इस प्रोग्राम को आपकी मर्जी के मुताबिक मज़ीद बेहतर करेंगे. थैंक यू सो मच डॉक्टर सामिया. थैंक यू. थैंक यू.